गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हो आप सब? आई एम फाइन। ओके, तो लेट स्टार्ट। पिछले लेक्चर में प्रश्नावली 1.2 के कितने क्वेश्चन हल किए थे? दो क्वेश्चन। आज हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न 3 आपको मोबाइल की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, तो ध्यान से देखिए। इसमें लिखा गया है अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन मैंने लिखा है और ध्यान समझेंगे। अभाज्य गुणनखंडन तो आपको समझ में आ गया, तब इसको भी लगा सकते हैं आसान से। ठीक, बहुत ही आसान और स्टेप बाय स्टेप ये सवाल है। देखिए, सबसे पहले क्या करना है, 12, 15, 21 तीनों का हमें क्या करना है, पहले अभाज्य गुणनखंडन निकालना है। तो आपको पता है 12 का अभाज्य गुणनखंडन ऐसे ही बता सकते हैं, चाहेंगे तो आप निकाल सकते हैं। 12 का अभाज्य गुणनखंडन 2 से डिवाइड होगा, फिर 2 से डिवाइड होगा, फिर 3 से डिवाइड होगा। यहाँ जितने भी नंबर हैं सब अभाज्य संख्या हैं। तो 12 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3। 15 के लिए आप क्या बताएंगे? 3 गुणा 5। सिंपल सी चीज है। 21 के लिए ठीक। अच्छा, यहाँ पर इसको सुधारना भी है ना। क्या लिखेंगे? अब सिंपल सा स्टेप है। यहाँ लिखेंगे पहली स्थिति में हमें इसका क्या निकालना है, HCF तथा LCM। ठीक, अब तीनों का सबसे पहले HCF ऑफ ऐसे 12, 15, 21 बराबर क्या करते हैं, जितनी भी अभाज्य गुणनखंड तीनों का निकाले हैं, इसमें सबसे कम पावर वाला जो मिलेगा उसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करके लिखना है। ठीक, 12 के अभाज्य गुणनखंडन में 2 आ रहा है, 15 के अभाज्य गुणनखंडन में 2 नहीं आ रहा है, तो कितना है इसमें, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 के लिए हम लोग, कोई फर्क नहीं है। 21 के लिए ये भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं है। तो इस तरह से हमें सबसे कम पावर कौन दिखाई दे रही है, 2 की? कोई है ही नहीं। 2 की पावर 0 है तो नहीं लिखेंगे, नहीं था हमने बनाया, इसको क्या लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, कोई फर्क नहीं। अब आते हैं 3 वाले पर। 2 का खत्म, 3 तीनों में आ रहा है। और 3 तीनों में अगर है तो सबसे कम पावर कितना है, इसमें 1, इसमें 1, इसमें 1, मतलब सबसे कम पावर 1। तो यहाँ लिख दिया 3। अब इसमें 2 और 3 मिला दिया, तब 5 इसमें मिलाना है। 5 है क्या इन तीनों में? नहीं है, तो उसको भी नहीं लेंगे, कोई फर्क नहीं है। तीनों में कोई समान आधार वाला होगा, उसी की कम पावर देखना है। तो इसमें तीनों में कम समान आधार वाला दिखाई दे रहा है, 3, 3, 3 तीनों में इस 3 की कम पावर वाली 3 की पावर 1 ही है, उसको लिख दिया, हो गया यहाँ तो इसमें कोई तक नहीं है, बिल्कुल आसान है। अब अगर हमें निकालना हो एलसीएम, तो एलसीएम के लिए क्या करते हैं, सबसे अधिकतम पावर वाला का मल्टीप्लिकेशन एलसीएम निकल कर आता है। तो एलसीएम ऑफ 12, 15, 21 बताइए, सबसे अधिकतम पावर देखना है। इन तीनों में 2 की पावर सबसे अधिकतम यहाँ पर है ना, पहले में इसमें 0 है, इसमें 0 है, अधिकतम पावर लेकर के देख लीजिए 2 की पावर 2, यहाँ लिख दिया 2 की पावर 2 गुणा। अब कौन कौन सा इसमें समान आधार है, 3 समान आधार है, तो इसकी सबसे अधिकतम पावर 3 ही होगा, वही लेंगे गुणा। अच्छा, और इसमें बताइए 5 की अधिकतम पावर, इसमें 5 की अधिकतम पावर 0 है, इसमें भी 5 की अधिकतम पावर 0 है, और जो नहीं इसमें है ना, और इसमें 5 की पावर 1 है, तो सबसे अधिकतम पावर 5 की पावर 1 यानी कि 5 लिख दिया। 7 भी है ना, तीनों में तो है नहीं, इसमें 7 है 1 पावर है, इसमें नहीं है 0, इसमें भी 0, तो अधिकतम 7 की पावर 1
ये आया आंसर। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 ये पूरा हो गया और ये गुणे 35, 12 25 60, 12 36 तो 420 आंसर आ गया। इसी 420 में आप लोग एग्जाम देंगे। पता है 420 क्या होता है? हाई स्कूल में 420 पूरे 6 विषय की थ्योरी होती है। 6 विषय का 70 मार्क लगा कर देखिए, 7 छक 42, 7 420, 6 थ्योरी का जो आप लोग थ्योरी पढ़ते हैं साहित्य, 6 विषय का कुल नंबर मिला करके 420 और अलग से प्रैक्टिकल का 180। इस 420 में ही आपको एग्जाम देना है। ठीक है, बिल्कुल आसान है। नोट चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमने बोला है HCF आप 306 और 657 का 9 दिया गया है, यानी इन दोनों संख्याओं का मासा 9 है, तो इन्हीं दोनों का एलसीएम यानी लसा ज्ञात करके दिखाना है। ठीक, तो हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था संख्याओं के अंक गणित की आधारभूत प्रमेय के आधार पर पढ़े थे। वो फार्मूला क्या था? दो संख्याओं का लसा गुणे मासा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। क्योंकि जानते हैं कि HCF गुणे LCM बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो इसी में आप मान रख देंगे, बिल्कुल आसान से निकल जाएगा। HCF कितना दिया है? 9। LCM क्या करना है? ज्ञात करना है। पहली संख्या दोनों में से कोई मान लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 306 गुणा दूसरी संख्या 657। अब LCM बराबर 9 इधर आया, डिवाइड। तो ऐसे भी देखो विभाजित करने का नियम होता है कि जब इस बराबर वाले चिन्ह के दोनों तरफ एक एक पद हो और वह गुणनफल में हो, तो इस प्रकार से भी काटा जा सकता है। ठीक, अच्छा 9 से ये कटेगा कि ये कटेगा? ये वाला कटेगा 306। कोई भी कटा कर देख सकते हैं। ये भी कटेगा ना? 6 3 9, 6 5 11 और 7 18, 18 भी कटेगा। 9 से कटता है तो ये भी कटेगा। कोई भी काट सकते हैं। ऐसे काट के दिखा दूँ या ऐसे लिख देता हूँ। 306 गुणा 657 बटे में 9। इसको काटते हैं। 9 कम 9 कितनी बार गया? एक बार। 7 बार में 9 7 63, 2 बच गया। 2 और 7 मिला करके 27, 9 3 27, कितना आया? 306 गुणा, 73। बताइए मल्टीप्लाई। आ गया कितना है? 22,338। देखिए तो 22 338 आ रहा है। सही है, चेक कर लेते हैं। ठीक है, आंसर आया 22,338 आंसर आ गया। ऐसे और भी सवाल अगर दिए जाएंगे तो आसान से हल कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि इसी को पूछा, ऐसे भी पूछ सकता है। एलसीएम निकाल देगा, ऐसे पूछेगा, या इन दोनों का मान दे करके पहली संख्या को बताइए पूछ सकता है, या दूसरी संख्या बताइए पूछ सकता है। तो बिल्कुल ऐसे इक्वेशन में आप रख करके देखेंगे कौन अज्ञात है। और ये जो ऐसे लिखने से समीकरण बनता है वो एक चर वाला रैखिक समीकरण बनता है। इसको हल करना जानते हो और इस प्रकार से पक्षांतर करके हल कर सकते हैं। ठीक, तो इसको नोट कीजिए जल्दी।
चलिए देखते हैं अगला प्रश्न लिखा है इसमें। आपको आपके मोबाइल की स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा बच्चों। इसमें हमें ये कहा गया है कि जांच कीजिए कि क्या किसी पैकेज संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो बहुत ही आसान है और इसको मैं सबसे पहले एक एग्जाम्पल के आधार पर समझाता हूँ। इसका अर्थ क्या है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप एक कल्पना कीजिए कि यदि हम 10 की पावर n के लिए हम चेक करें और जहाँ n को हम एक पैकेज संख्या के आधार पर ले लें, तो यदि n की वैल्यू पैकेज संख्या है तो आप हमें बताइए बच्चों कि क्या 10 की पावर 1 की वैल्यू 10 आती है। तो यदि n की वैल्यू 2 लेते हैं तब 10 पर 2 घात का मान आता है 100। ठीक। तीसरा, यदि 10 की पावर हम 3 लेते हैं तो इसका मान आता है 1000। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं, इसमें खासियत इस प्रश्न में ये पूछा है कि 6 की पावर n संख्या में n बराबर पैकेज संख्या के लिए यह संख्या 0 के अंक पर समाप्त होता है कि नहीं होता, यानी अंतिम वैल्यू 0 आती है कि नहीं आती है, ये हमें चेक करना है। ठीक है, अब ध्यान देना। अच्छा, हमको ये बताइए कि 10 की पावर 1 में जो 10 आया है, इस 10 का हम अगर अभाज्य गुणनखंड निकालें तो हमें 2 और 5 मिलेगा। ठीक। इसी प्रकार से यदि हम 10 यानी 100 का निकालें तो 100 के अभाज्य गुणनखंड में क्या मिलेगा, ये देखिए। ऐसे मिला है। आप किसी भी ऐसे नंबर का अभाज्य गुणनखंड निकालिए जिसके अंत में 0 हो, उसकी अभाज्य गुणनखंड में एक चीज़ पक्की आपको दिखाई दे रही है। क्या खासियत दिखाई दे, देखिए। इस 10 के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5, इस 10 के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 फिक्स है। उसी प्रकार से 100 के अभाज्य गुणनखंड में 2 × 2 × 5 × 5, यानी इन दोनों में हम ये खासियत देख रहे हैं कि यदि किसी संख्या के अंत में 0 है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में हमें क्या मिलता है, 2 और 5 तो जरूर मिलता है। ठीक है ना। उसी प्रकार से 100 के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 फिक्स मिलता है। तो ये बहुत ही खासियत थी इसकी। अब आप कोई भी नंबर सोच लीजिए, मान लीजिए कि 40 में देखना है। अगर हम 40 का अभाज्य गुणनखंड निकालें तो ये मिलेगा हमें 20, फिर मिलेगा 10, फिर मिलेगा 5 और अंत में मिलेगा 5। इसमें भी वही खासियत दिखा रही है, कमाल की है। मतलब कि हम किसी भी ऐसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालें जिसके अंत में 0 है तो उसमें एक चीज़ पक्की है कि 2 और 5 तो जरूर मिलेगा, है ना। 2 और 5 जरूर मिलेगा। तो इसका अर्थ है कि इसी प्रकार से जो इस क्वेश्चन में पूछा है कि क्या 6 की पावर n संख्या में n पैकेज संख्या के लिए ये 0 वाले अंक पर समाप्त होगा या नहीं होगा, तो आप इस पर गौर कीजिए। 10 के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आता है, 100 के अभाज्य गुणनखंड में 2 5 जरूर आता है। इसी प्रकार से इस 40 के अभाज्य गुणनखंड में भी 2 और 5 जरूर आता है। मतलब ये बात फिक्स है कि यदि किसी के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 है तो उस संख्या के अंत में 0 जरूर, यानी उस संख्या का जो अंक होगा वो 0 पर जरूर समाप्त होता होगा। ठीक, समझ आ गया। अब फिर से देखिए, इससे हमें एक बात पता चलती है कि यदि किसी संख्या के अंतिम अंक 0 पर समाप्त होते हैं तो उसकी शर्त क्या है। उसकी शर्त है जो आप पढ़े हैं कि बीजगणित की मूलभूत अवधारणा के आधार पर ये कहा गया है कि किसी भी संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है जिसमें उसमें कुछ नंबर या वो नंबर यूनिक होते हैं, अद्वितीय होते हैं। अर्थात अगर किसी भी संख्या को 0 पर समाप्त होना है तब उसमें एक चीज़ फिक्स है, या
वो ये है 2 गुणे 5 की पावर n होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि 10 के अभाज्य गुणनखंड में 2 गुणे 5, और यदि हम इसको ऐसे लिख करके 1 लिख दें तो कोई फर्क नहीं है। उसी प्रकार से यहाँ पर 2 गुणे 5 का मतलब इसको ऐसे लिखा जा सकता है 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2, ठीक। और इसको जब कॉमन ले लेंगे एक हाथ को तो ये प्राप्त होगा 2 गुणे 5 की पूरी पावर 2, ऐसे भी लिखा जा सकता है ना। मतलब किसी भी संख्या के अंतिम अंक को 0 पर समाप्त होना है तो ये रूल होना चाहिए जिसमें 2 और 5 उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड में जरूर आता हो, ये फिक्स है। तो इसी प्रकार से 6 की पावर n संख्या 0 पर समाप्त होती है कि नहीं, ये हमें सिद्ध करना है, जबकि n एक प्राकृतिक संख्या है। तो बिल्कुल आप समझ गए हैं। यहाँ इसको देखते हैं हल करके। देखिए 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में क्या होगा 6 का 2 गुणा 3 तो पूरी पावर n। क्या ये नंबर 0 वाले अंक पर समाप्त होगा? तो आंसर है नो। क्यों? क्योंकि इसमें एक नंबर की कमी है। वो नंबर कौन सा है? 5 है। मतलब अगर किसी संख्या को 0 पर समाप्त होना है तो उसकी अभाज्य गुणनखंड में 2 गुणा 5 होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये जो नंबर दिखाई दे रहा है, इस 6 का जो अभाज्य गुणनखंड है उसमें 5 नहीं है, 2 है, ठीक चलेगा, लेकिन 5 नहीं है। तो इस संख्या का जो अंक समाप्त होगा वो 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि जैसे यहाँ पर 10 के अभाज्य गुणनखंड में अगर 2 गुणे 5 आता है या कोई और 3 4 5 कुछ भी एक्स्ट्रा आ जाए, लेकिन उसमें 2 गुणे 5 जरूर हो, तो हम कह सकते हैं कि उस संख्या का अंतिम अंक 0 पर समाप्त होगा। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा नहीं हो रहा है ना। इस प्रकार से क्या कह सकते हैं, अतः यानी यहाँ पर ऐसे लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड ये हमने कर दिया, और देख रहे हैं कि क्योंकि 6 के अभाज्य गुणनखंड में 6 का लिखते हैं, 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 5 की पूरी पावर n के रूप में नहीं है। तो इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि अतः 6 की पावर n, अतः संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। समझ आ गया? बिल्कुल आसान है। ठीक है, इस प्रकार से और भी सवाल दिए जा सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि केवल 6 की पावर n के रूप में ही क्वेश्चन दे करके पूछ दिया कि बताइए संख्या 6 की पावर n प्राकृतिक संख्या के लिए 0 अंक पर समाप्त होता है कि नहीं है। यहाँ कोई भी ऐसा नंबर दिया जा सकता है जिसका आप अभाज्य गुणनखंड निकालिए, और उस अभाज्य गुणनखंड में यदि 2 गुणे 5 मिलता है तो आप कह सकते हैं कि ये संख्या 0 वाले अंक पर समाप्त हो सकती है। ठीक, कोई डाउट? ठीक है, इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 6। आपके मोबाइल की स्क्रीन पर ये दिखाई दे रहा है प्रश्न, आप पढ़ सकते हैं। देखिए इसमें लिखा है व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7
गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 + 5 भाज्य संख्या क्यों है? ध्यान से समझेंगे इसको। इसके लिए मैं कुछ एग्जाम्पल समझाता हूँ। देखिए इसमें क्या है कि कोई भी संख्या भाज्य या अभाज्य तब होती है जब अभाज्य, पहले समझिए, मान लीजिए एक नंबर मिल लेता हूँ 2, 3, 5। यदि हम इन तीनों का अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करें तो हमें 2 का अभाज्य गुणनखंड प्राप्त होता है 2 गुणे 1। 3 को लिख सकते हैं 3 गुणा 1। 5 को लिख सकते हैं 5 गुणा 1। तो आप क्या देख पा रहे हैं, इन तीनों संख्याओं का मौसा कितना आएगा, यानी HCF कितना आएगा। तो हम लिखेंगे HCF बराबर, तीनों में कॉमन का मिल रहा है, तीनों में कॉमन है 1 1 1। 2 3 5 तो कॉमन है नहीं, यानी कि मौसा में क्या करते हैं, तीनों में उभयनिष्ठ जो भी प्राप्त होता है उसकी कम पावर को कॉमन लेते हैं। ठीक, इसमें 1 1 1 है तो हम लिख सकते हैं 1। तो हमें इन तीनों संख्याओं का केवल एक ही मौसा प्राप्त हुआ। ठीक है, यानी इसके अभाज्य गुणनखंडन के आधार पर जो हमने मौसा निकाला वो सिर्फ 1 प्राप्त हुआ। अब देखते हैं दूसरा कोई नंबर ऐसा, मान लीजिए एक नंबर है 4 और 6, यहाँ 12 लिख दिए। अब हम इसका मौसा निकालने के लिए क्या करें, इसका मौसा निकालना है तो 4 का फैक्टर होता है 2 गुणा 2 और साथ में 1 तो होता ही है। अब 6 का 2 गुणा 3 गुणा 1, 12 का 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। इस प्रकार से इसको और हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसको लिखा जा सकता है 2 की पावर 2 गुणे 1। इसको लिख सकते हैं वैसे ही, ये वैसे ही रहेगा 2 गुणे 3 गुणा 1। 12 के फैक्टर को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 पर 2 घात गुणे 3 गुणे 1। अब यदि हम इन तीनों संख्याओं का HCF निकालने जाएं तो देखिए क्या प्राप्त होता है। HCF बराबर, सबसे कम पावर कौन सी है, इसमें इन तीनों में 2 की सबसे कम पावर 2 है ना, 2 नहीं 2, हाँ 2 की पावर 1 है तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर 2, फिर गुणा लगाया। अब इसमें देखिए, अब इसमें और कौन सी कॉमन मिल रहा है, ये 3 3 है, इसमें लिखा है जिसकी 1 1 पावर है, लेकिन इसमें नहीं है तो सबसे कम पावर 3 की पावर 0 वो नहीं लिया जाएगा। जहाँ पर 1 1 इसमें आ रहा है तो 1 लिख दिया। ये कितना देगा हमें 2। यदि किसी प्राइम नंबर में उनका HCF 1 प्राप्त होता है तो ये 1 प्राप्त होने का मतलब वो संख्या किस प्रकार की होती है, प्राइम नंबर होता है। ये जितनी भी मैंने संख्याएं लिखी हैं ये संख्याएं कैसी हैं, प्राइम नंबर है। तो ये प्राइम नंबर है तो इन तीनों का मौसा कितना प्राप्त हुआ है, 1 प्राप्त हुआ है। आप किसी भी प्राइम नंबर का मौसा निकालिए आपको 1 ही प्राप्त होगा। ठीक, दूसरी चीज़, यहाँ पर प्राइम नंबर नहीं है बल्कि यहाँ पर क्या है, भाज्य संख्या है। तो आप जानते हैं कि इन भाज्य संख्याओं का मौसा जो भी प्राप्त हो रहा है वह एक प्राइम नंबर है लेकिन 1 नहीं है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा कि यदि किसी संख्या का प्राइम फैक्टर से निकालें और उसके आधार पर हम मौसा ज्ञात करें तो ये तभी यदि प्राइम नंबर हैं तो इनका मौसा क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। ठीक, उसी प्रकार से यदि हम इन संख्याओं का मौसा निकालें और इन संख्याओं का मौसा 1 के अतिरिक्त प्राप्त हो, देखिए यहाँ पर 2 संख्या आ रही है, इसको हम 2 गुणे 1 लिख सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि HCF में 2 भी है और 1 भी है। तो जिस संख्याओं का मौसा 1 की छोड़ करके अन्य कोई नंबर प्राप्त होता है तो उस प्रकार की संख्याओं को बोलते हैं भाज्य संख्या। ठीक, मतलब इस प्रकार से यदि हम इसको गुणनफल के रूप में लिखेंगे तो ये पूरी नंबर क्या प्राप्त होगी, या ये पूरी नंबर कैसी होगी, भाज्य संख्या होगी। और यहाँ पर देखिए ये तीनों ऐसे लिखा गया तो इनमें कॉमन क्या मिल रहा है, 1। अगर कॉमन 1 है तो आप कहेंगे कि ये तीनों क्या हैं, अभाज्य संख्या है। इसी प्रकार से जहाँ पर हमें ये प्रूफ करके दिखाना है या व्याख्या करना है कि यह जो नंबर है वो कैसा नंबर है,
भाज्य संख्या। तो ध्यान से देखिए कैसे लगाएंगे। सबसे पहला नंबर है 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। अब इसमें कॉमन ले लीजिए, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 13। यहाँ बचेगा 7 गुणे 11 और यहाँ पर क्या बचेगा 1 बचेगा ना, क्योंकि हमने 13 को क्या कर लिया है कॉमन ले लिया है। यहाँ से 13 निकल जाएगा तो क्या बचेगा 1 बचेगा। अब सोचिए इन संख्याओं में, इसमें देखिए ये पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है, मतलब इस पहले पद में और इस दूसरे पद में दोनों में 13 क्या है उभयनिष्ठ है। मतलब कि यदि किसी भी 2 टर्म में या 3 टर्म में एक को छोड़ करके कोई नंबर प्राप्त होता है, यानी एक को छोड़ के कोई कॉमन आता है, तो हम इस पूरे नंबर को कैसा नंबर बोलेंगे भाज्य संख्या। जैसे यहाँ पर प्राप्त हुआ है, इन सभी संख्याओं का जो उभयनिष्ठ यानी कि मौसा निकला है वो एक को छोड़ करके 2 प्राप्त हुआ है, एक तो प्राप्त नहीं हुआ। ठीक, इसका मतलब यह किस प्रकार का नंबर होगा भाज्य संख्या होगा, क्योंकि यहाँ पर 13 जो कॉमन मिल रहा है ये 13 है और साथ में ये पूरा नंबर भी इसके क्या अभाज्य वर्गखंडन है। मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 13 गुणा, इनको आप जोड़ कर दिए हल कर दीजिए, ये हो जाएगा 77 और ये 78, यानी कि यहाँ पर 78। तो आप देख पा रहे हैं कि इस संख्या के 2 गुणनखंड प्राप्त होते हैं, एक 13 और एक 78, जो कि 1 नहीं है, 1 के बराबर नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि इनका ये इस प्रकार से ये जो संख्या है ये किस प्रकार की संख्या होगी भाज्य होगी। तो यहाँ लिख सकते हैं कि संख्या की दी गई संख्या क्या दी गई संख्या के 2 अभाज्य वर्गखंड हैं, कौन कौन से हैं 13 तथा 78। इसलिए दी गई संख्या कैसी है भाज्य संख्या है। ये समझ आया निकलता है, मतलब किसी भी संख्या के अभाज्य वर्गखंडन में उनके मौसा 1 को छोड़ करके अन्य कोई संख्या प्राप्त हो तो उस प्रकार की संख्या को क्या बोलेंगे भाज्य संख्या। ठीक, और इसी प्रकार से ये दूसरी संख्या का भी निकाल लेते हैं। देखिए इस दूसरी संख्या में इसमें क्या दिखाई दे रहा है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस में 5। इसमें 2 पद हैं, यहाँ से लेकर के ये पूरा पहला पद और ये दूसरा पद, इन दोनों पदों में कॉमन क्या है 5 कॉमन है। तो जो बचेगा उसको लिख सकते हैं 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस यहाँ क्या बचेगा, जब 5 हमने निकाल दिया तो वहाँ बचेगा 1। और साथ में देखिए ये जो हमने 5 निकाला है यहाँ पर भी 1 बचेगा, इसको भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर 7 गुणे 6 गुणे 1 यहाँ बचा। ठीक, 5 को निकाल दिया तो यहाँ पर 1 बचेगा। अब ध्यान से देखिए क्या ये कॉमन या एचसीएफ 1 है, नहीं ना। यहाँ 2 प्रकार के अभाज्य वर्गखंड प्राप्त हो रहे हैं, पहला है 5 और दूसरा है इतना पूरा। मतलब हम लिख सकते हैं कि चूँकि
संख्या के अभाज्य संख्या के दो अभाज्य गुणनखंड हैं। संख्या के अभाज्य गुणनखंड गुणनखंड 1 के अतिरिक्त अन्य संख्या प्राप्त हो रही है। अर्थात 1 को छोड़ करके, यानी 1 के अलावा और भी कोई संख्या प्राप्त हो रही है, इसलिए यह अतः दी गई संख्या कैसी है? भाज्य संख्या। ये समझ आया बच्चों? ठीक। तो आइए ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें लिखा है दो व्यक्ति, एक सोनिया और एक रवि, दोनों किसी वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं और सोनिया द्वारा एक चक्कर लगाने में 18 मिनट का समय लगता है और रवि द्वारा एक चक्कर लगाने में 12 मिनट का समय लगता है। ठीक। और ये दोनों एक साथ एक ही समय पर एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं। तो ये कह रहा है कि दोबारा वो कितने समय के बाद एक ही स्थान पर मिलेंगे। ठीक है। आपको प्रश्न मोबाइल की स्क्रीन पर दिखाया होगा, आप पढ़ सकते हैं। तो आप लोग फिलहाल देखिए, एक हमने वृत्ताकार पथ बनाया, उसमें समझने का प्रयास करते हैं। ये एक प्रकार का वृत्ताकार पथ। इस वृत्ताकार पथ में यहाँ सोनिया नाम की लड़की और रवि भी है। दोनों एक ही साथ एक ही दिशा में चक्कर लगाते हैं और सोनिया उस पथ का चक्कर कितने समय में लगाती है? 18 मिनट में। और रवि कितने समय में? 12 मिनट में। ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, यदि वो दोनों एक साथ कहीं मिलते हों तो हम ये देख रहे हैं कि सोनिया यदि 18 मिनट में एक चक्कर लगाती है और रवि 12 मिनट में चक्कर लगाता है तो दोनों का उभयनिष्ठ क्या होगा? यानी उभयनिष्ठ, लिस्ट, एटलीस्ट उभयनिष्ठ, मतलब कि दोनों में उभयनिष्ठ कौन सा ऐसा समय है जिस पर वो एक साथ मिल जाए। तो हमें इसमें अधिकतम से अधिकतम वो मान ज्ञात करना है जिसके आधार पर हम ये बता सकें कि दोनों इतने समय के बाद फिर एक ही स्थान पर मिलेंगे। तो आप यहाँ कल्पना कीजिए कि यदि सोनिया 18 मिनट में चक्कर लगाना शुरू करती है तो रवि कितनी मिनट में? 12 मिनट में। यानी कि अब अगर सोनिया 2 चक्कर लगाती है तो रवि एक चक्कर लगाने में कितना समय ले लेगा? 24। लेकिन हम ऐसे इसको समझते हैं, पहले हम इसका कॉमन निकाल लेते हैं कि कितने समय के बाद, यानी कितने समय में वो एक चक्कर दोनों का लगेगा। ये तो दिया है, यानी कि कितने समय के बाद फिर दोबारा वो चक्कर लगाना शुरू करेंगे। तो देखिए, दोनों का यदि हम महत्व ज्ञात करें, दोनों में उभयनिष्ठ क्या है तो है 18 का मल्टीपल कीजिए ऐसे, 2 9 18, 3 3 9, 3 कम 3, और 12 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए और उसके बाद 3 में उभयनिष्ठ कॉमन ज्ञात करेंगे। 2 छक्का 12, 2 3 6, 3 कम 3। अब आप देखिए
18 का 2 गुणा 3 गुणा 3 और 12 का अभाज्यमन खंडन 2 गुणा 3। अब देखिए इसको और छोटे रूप में लिख सकते हैं। 2 गुणा कितना होगा 3 पर 2 घात, यहाँ कितना होगा 2 पर 2 घात गुणे 3। यदि दोनों का उभयनिष्ठ समय निकालना है तो उभयनिष्ठ समय का मतलब उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है, महत्व निकालना। तो हम दोनों में कॉमन रूप से निकालते हैं कितने समय के बाद फिर वो तुरा शुरू करेंगे। तो उनका क्या निकालें, HCF बराबर आएगा सबसे कम पावर वाला। दोनों में जो मिलता है उसकी सबसे कम पावर वाला, 2 इसमें मिल रहा है गुणा इन दोनों में सबसे कम पावर 3 है, ये आया 6। मतलब 6 मिनट के बाद वो क्या करेंगे, दोबारा एक साथ चक्कर लगाना शुरू करेंगे नहीं, बल्कि वो 6 मिनट के बाद फिर चक्कर लगाना शुरू कर देंगे, एक साथ नहीं। ध्यान रखिएगा 6 मिनट के अंतर पर चक्कर लगाएंगे। यानी कि अगर रवि ने 12 मिनट में चक्कर लगा लिया तो सोनिया कितने मिनट में चक्कर लगाएगी, 18 मिनट में। तो वो फिर कितने समय के बाद फिर चक्कर लगाना शुरू कर देंगे। लेकिन अभी एक साथ कब आएंगे वो ज्ञात करने के लिए हमें इन दोनों का क्या निकालना पड़ेगा, LCM। ठीक, तो LCM बराबर होगा दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे में मासा। मतलब जैसे आप जानते हैं इधर लिखते हैं ना HCF गुणे LCM बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो जब इस HCF को आप दाहिनी तरफ लाएंगे तो भाग में हो जाएगा। तो HCF कितना आया है देखिए 6, यहाँ लिख सकते हैं 6, 6 से कटा दो 3 बार में कितना आएगा 12 36, यानी 36 मिनट के बाद दोबारा वो एक साथ चक्कर लगाना शुरू करेंगे। अब इसको बात को समझिए क्या है इसका मतलब। जब सोनिया 18 मिनट में एक चक्कर लगा लेती है, यानी एक चक्कर लगा लेती है, या मान लीजिए कि सोनिया 2 चक्कर लगा लेती है, तब ये रवि कितनी चक्कर लगा लेगा, 12 में डिवाइड कर देखिए कितने पता चल जाएगा। देखिए 18 दूना के 36 होता है। तो जब सोनिया 2 चक्कर लगाएगी तब तक रवि कितने चक्कर लगा लिया होगा, 12 या 36 यानी 3 चक्कर। ठीक, ये समझ आया। तो इस प्रकार से हम ये दोनों में जो मल्टीपल आ रहा है 18 दूना 6 2 और 12 36 3 दूना के 6, तो दोनों में उभयनिष्ठ 6 है। लेकिन कितने समय के बाद वो एक साथ चक्कर लगाएंगे उसको पता करने के लिए हमें उसका LCM ज्ञात करना पड़ेगा, यानी कम से कम कितने समय में। तो कम से कम के लिए हमने निकाला LCM बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे में मासा। ये इस प्रकार से आंसर आया। ठीक है, नोट कर लीजिए इसका।